टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। इससे पहले हम प्लानिंग का मीनिंग जो है पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। मीन्स कि थिंक इन एडवांस अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स इन एडवांस। हम एडवांस में सोच रहे हैं, पहले एक प्रायर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। एज वेल एज हमने प्लानिंग की फीचर्स और इम्पोर्टेंस भी डिस्कस की थी कि अगर हम प्लानिंग के साथ अपने काम को करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट या ओवरलैपिंग नहीं होती, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स का मैक्सिमम वर्थ हमें मिलता है अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं। एज वेल एज हम अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए भी रेडी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एडवांस में प्लानिंग की थी। आज हम करने जा रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट का काम है कि मैंने सोचा और हो गया। प्लानिंग के लिए मतलब इस सोचने के पीछे भी एक लंबा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। प्लानिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस, दैट इज़ नॉट अ एक्टिविटी कि हमने सोचा और हो गई। दैट इज़ अ प्रोसेस एंड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस वी हैव टू अप्रोच ऑल दिस स्टेप्स वन बाय वन। हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एक एक करके, जिसमें से देखो आपका फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी आर डूइंग प्लानिंग। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है जिसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ। तो वो ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर होना चाहिए। एज वेल एज आप ऑब्जेक्टिव भी कैसे बनाओगे, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपना बनाओ और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करो। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करो मींस कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, डिपार्टमेंटल वाइज ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अलग अलग पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज कि लाइक मुझे सेल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि इस साल हमारी जो सेल है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20 to 30% बढ़नी चाहिए। दैट इज़ आवर टारगेट। तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। So many departments are there who are working together to achieve a task. ये सारे डिपार्टमेंट साथ में मिल के काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में बांटना है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि मुझे इस बार कितना मटेरियल परचेज करना है, कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से टूल चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन देयर माइंड कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि अगर हमें इतना सेल टारगेट है मेरा, तो मुझे प्रोड्यूस भी तो उसके अकॉर्डिंग ही करके रखना पड़ेगा ना, तो उन्हें भी अपना प्रोडक्शन टारगेट पता होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि इस बार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या बजट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी तो फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट पता होना चाहिए and that objective should be categorized into organizational objective, departmental objective, personal objective। अलग अलग एम्प्लॉई को भी पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है, मैं किस टारगेट के लिए मैं ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा सबको तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, अदरवाइज तो सब अलग अलग डायरेक्शन में ही अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम सबको क्लियर है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल हमें पहले सेट करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव फिजिबल होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें, और उस ऑब्जेक्टिव को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव या फिर एक और मैं लिख देती हूँ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इस सब में डिवाइड करके चलेंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब क्लियर है सबको। अलग अलग डिपार्टमेंट को भी उनका टारगेट पता है, परचेज डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स को पता है कि उनका क्या टारगेट है। और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज़ को भी पता है कि उनका क्या काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप अपना डिस्कस करेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइजेस डेवलप करनी है। मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी सेल को 10 to 20% अचीव करना है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है इस टाइम पीरियड के दौरान।
ठीक है, डिमांड चेंज हो सकती है, फैशन चेंज हो सकता है, या मे बी कि मुझे अगर ज़्यादा बेचना है तो मुझे प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फाइनेंस भी ज़्यादा चाहिए, पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो प्रीमाइसेस डेवलप करके चलने हैं, कुछ एजम्पशंस जो हैं वो पहले से ही सोच के चलनी है कि ये काम हो सकते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, प्रीमाइसेस मीन्स वी कैन से एजम्पशंस। अगर आप इंटरनल पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हो तो वो आपका इंटरनल प्रीमाइसेस हो जाएगा। अब अगर आप आउटसाइड द कंपनी कुछ पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हो तो वो आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। सिंपल, प्रीमाइसेस मीन्स एजम्पशंस माइंड में क्लियर करके चलना। लाइक इंटरनल प्रीमाइसेस में ये क्लियर करके चलना कि क्या रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो मैं कहाँ से परचेज करूँगी, मेरे पास फंड है, कैपिटल है, एम्प्लॉयज़ हैं। एज्यूम करके चलना कि अगर इतने एम्प्लॉयज़ ने काम छोड़ दिया, कोई दिक्कत हो गई, तो मैं नए एम्प्लॉयज़ जल्दी से अपॉइंट कर लूँगी। मुझे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, क्या उतने एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, अगर उतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो हमें रिक्रूटमेंट में कितना टाइम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, अजम्पशंस हैं जो पहले ही हम अपने माइंड में क्लियर करके चल रहे हैं। इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है कंपनी के बाहर की बातें, लाइक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो क्या करेंगे, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए तो क्या करेंगे, डिमांड चेंज हो गई तो क्या चेंज लाएंगे अपने प्रोडक्ट में। ये सब बातें आपको माइंड में पहले ही क्लियर करके चलनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही होगा, क्या पता कुछ चेंजेस हो जाएं। तो उन चेंजेस को पहले ही एज्यूम करके चलो, मन में पहले ही माइंड में सोच के चल रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आपका है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अल्टरनेट्स हैं, तो उनको सोचना कि अगर मुझे ये काम करना है तो मैं किन किन तरीकों से कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे सेल टारगेट है, कि मुझे सेल बढ़ानी है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं टीवी में भी ऐड दे सकती हूँ, ठीक है, मैं कोई डिस्काउंट, कोई स्कीम, कोई ऑफर ला सकती हूँ कि बाय 1 गेट 1 फ्री, इससे भी क्या पता मेरी सेल बढ़ जाए। होर्डिंग्स लगवा सकती हूँ, ठीक है, क्राउडेड एरियाज में। सो मैनी वेज आर देयर टू इंक्रीज द सेल। तो वो उसमें से आप कोई एक मेथड चूज करोगे, ठीक है। या लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ, कंपनी को ग्रोथ की ओर ले जाना है, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग लेवल से अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे। लाइक आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास चॉइस है कि आप 2 प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, एक और प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन शुरू कर दो, या फिर उसी प्रोडक्ट के अलग अलग साइज इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो कई तरीके हो सकते हैं काम को करने के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है उन वेज को कि मैं किन किन तरीकों से अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। लाइक मुझे सेल बढ़ानी है तो कितने तरीके हैं मेरे पास, या मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो मेरे पास कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं वहाँ पर। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। लाइक डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं अकाउंट्स में, 2 क्या बहुत सारे मेथड होते हैं। लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो वहाँ कंपनी चूज़ करती है कि मुझे अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है। तो आपको ये समझ आ गया अच्छी तरह से कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं और हमें उन तरीकों को आइडेंटिफाई करना है कि मैं सेल ऐड दे के भी बढ़ा सकती हूँ, मैं कोई डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट दे सकती हूँ, कोई स्कीम लेके आ सकती हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री लाइक, या गेट 50% डिस्काउंट, इस तरह से कोई भी स्कीम भी मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेट करता है इवेल्युएट करना। पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, अब मैं उनको इवेल्युएट करती हूँ। इवेल्युएट कैसे करती हूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो अब देखो, हर एक जो मैंने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन थे उसमें से हर एक तरीके के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरीका ऐसा है जिसके सारे फायदे हैं और एक तरीका ऐसा है जिसके सारे नुकसान हैं, ऐसा नहीं होगा। हर एक के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, और हमें उसको इवेल्युएट करना है। मेरे पास जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं मैं उनको इवेल्युएट करूँगी कि किसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या करना है, लाइक अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आप मशीनरी खरीद भी सकते हो, आप मशीनरी रेंट पे भी ले सकते हो। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो गई कि मैं मशीन परचेज करूं या मशीन को रेंट पे लूं, ठीक है।
अब मैं इवैल्यूएट करूँगी कि मशीन को परचेज़ करूँ तो ठीक है भाई, मशीन मेरी खुद की हो जाएगी और हम उसको जैसे मर्जी मेंटेन करें, ख़राब हो जाएगी तो जैसे मर्जी रिपेयर करें, एटलीस्ट मुझे किसी को वापस तो नहीं देनी, मेरी खुद की मशीन है। बट उसके लिए आपको फंड भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। तो आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आप अपनी मशीन खरीद सको? ठीक है। अब मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं, वी कैन बोरो लोन फ्रॉम बैंक और फ्रॉम आउटसाइडर, मैं लोन ले लूँगी, लेकिन लोन लेने के बाद वी हैव टू पे इंटरेस्ट। तो क्या मेरे पास इतने प्रॉफिट होते हैं हर साल की मैं इतना इंटरेस्ट पे कर पाऊँ? यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि बस ये काम करना है, किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव, हर एक पॉइंट पे डिटेल में सोचना पड़ेगा। ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है मशीन खरीदने के लिए, आप लोन भी नहीं लेना चाहते, आप रेंट पे ले सकते हो, मशीनरी को रेंट पे हायर कर लो। ठीक है। जब पैसे आ जाएं तब अपनी खरीद लेना। बहुत सारे जो हैं आपके पास वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं किसी काम को करने के, उनको मैंने इवेल्युएट किया कि पॉजिटिव्स कितने हैं, नेगेटिव्स कितने हैं, देन सेलेक्ट करना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप क्या चूज करोगे? यू विल चूज द बेस्ट मेथड, द बेस्ट अल्टरनेटिव। यू विल चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव जिसके पॉजिटिव्स तो क्या होंगे, मैक्सिमम, और नेगेटिव्स क्या होंगे, मिनिमम। एज वेल एज वी विल सेलेक्ट दैट अल्टरनेटिव विच विल बी अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज और माई रिसोर्सेज। ठीक है। तो किसी भी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने से पहले मैं अपने रिसोर्सेज भी चेक करूंगी, मैं अपनी कैपेबिलिटीज देखूंगी कि मैं कितना और क्या अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है। इजी है ये पॉइंट भी कि सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आपको वही अल्टरनेटिव चूज करना है जो बेस्ट हो, बट बेस्ट होने के साथ साथ वो आपकी कैपेबिलिटीज में आता है, आपके रिसोर्सेज में आता है, आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, वो भी आपको देखना है। ठीक है। देन उसके बाद क्या, इम्प्लीमेंटेशन। अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए सबको व्हाट टू डू एंड हु विल डू इट। यहाँ पे आप ड्यूटीज असाइन कर दोगे ना अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि किस डिपार्टमेंट का क्या टारगेट है, क्या बजट है, किसको क्या काम करना है, कितना करना है, क्या टाइमिंग्स रहेंगी। मीन्स कि यहाँ पे आप अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जो आपने ये इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो किया ना और जो यहाँ कंक्लूजन निकाला है कि ये काम हम इस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए अब आप ड्यूटीज असाइन करो। आप वर्कर्स को बताओ कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और ऐसा नहीं है कि आप उनको बताकर, उनका काम उनको देकर, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करके आराम से बैठ जाओगे, नहीं। यू हैव टू टेक फॉलो अप। ओके। कॉन्टीन्यूस चेक करना पड़ेगा आपको उसमें कि कौन जिसको हमने जो काम दिया है वो काम को कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो कैसे उनसे आपको अपने काम को करवाना है। कुछ भी अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो चेंजेस लेके आओ। तो यहाँ पे फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप का मतलब कि टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि आपका काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ये फॉलो अप नहीं लेते तो ये सारा प्रोसीजर तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। फिर इतना मतलब हमारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर मैंने फॉलो अप नहीं लिया, मैंने ये नहीं देखा कि मैंने जिसको जो काम दिया था वो एक्चुअली में कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, उसके बाद हमें प्रीमाइसेस डेवलप करने हैं, देन हमें अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस काम को किस तरीके से कर सकती हूँ। मीन्स कि हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। देन इवेल्युएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेलेक्ट करना है जिसके पॉजिटिव मैक्सिमम हो, नेगेटिव मिनिमम हो, बट वी हैव टू चेक अवर रिसोर्सेज कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Then after choosing the best alternative, we will implement our plan. Okay, we will tell to the employees what to do and who will do it. And last but the most important step is follow up. अगर आप follow up लेते हो तो इन सारे steps का आपको benefit मिलेगा। Okay, तो next video तक के लिए आप इसको revise कीजिए। Thank you so much.